आप प्रोफेसर बनने के दावेदारी पेश कर सकते हैं कि मैं नेट क्वालिफाइड हूं और मेरे पास ये सारे मैंने काम किया है। इंटरव्यू दीजिए, जो भी है आपने रिसर्च किया है, जो भी है उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। पीएचडी भी 5 साल का एक कार्यकाल है। अब इसमें 5 सालों तक पैसा कौन देगा आपको? क्या घर वाले उस उम्र में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे? व्हेन यू अप्लाई फॉर द फॉर्म, ओके, देखिए इसमें होता क्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टिक करने का ऑप्शन आता है कि आई एम अप्लाइंग फॉर जीआरएफ। अगर आपने जीआरएफ के अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली आप तीनों के लिए अप्लाई होते हैं। सबसे अच्छी बात, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो तुक्का भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो तुक्का लगा के ही बन जाते हैं, बट ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी अपना एमए कंप्लीट करने के बाद या फिर while doing their masters, okay, they aspire for becoming assistant professor, okay, assistant professor बनना चाहते हैं। They aspire to join in the academic line of PhD research and everything, okay, so PhD करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, assistant professor बनना चाहते हैं। और इन सभी रास्तों की तरफ बढ़ने के लिए एक पहला पड़ाव होता है जिसको हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कहते हैं। और आज उसी एग्जामिनेशन को बिल्कुल सरल भाषा में, एक सिंपल वे में कोई भी नया विद्यार्थी जो समझना चाहता है, बिकॉज अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा वाले एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके बारे में एक सटीक जानकारी, एक समझ होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वक्त की बर्बादी बहुत होती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत कारगर होगा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को नजदीक समझना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तकरीबन 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस ग्रुप का हिस्सा है, तो डेफिनेटली आप उस कंपटीशन का हिस्सा बन सकेंगे और आप भी उतनी ही सक्रियता के साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की या फिर जो भी आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी कर सकेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजीसी नेट, ये एग्जामिनेशन, ये एग्जाम जो है 3 तालों की चाबी है, ठीक है, फाइन। सो 3 बोल सकते हैं, 3 आपके रास्तों को खोलने की चाबी है, जिसमें पहली चाबी है पीएचडी एडमिशन। अभी हाल में ही 2 साल पहले की अगर हम बात करें, 1.5 साल के आसपास की बात है, जहां पे यूजीसी की तरफ से डायरेक्शन आया कि यूजीसी नेट एग्जाम का जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा उसी के आधार पर आपको पीएचडी एडमिशन मिलेगा। मतलब एमए करने के बाद, जो कि अधिकतर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने पर्सनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है एमए के बाद पीएचडी एडमिशन के, बट अधिकतर यूनिवर्सिटी अब जो है स्कोर कार्ड देखते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम में आपके कितने मार्क्स है, उसी के आधार पे आपका एडमिशन होता है। वो करीबन 70% वेटेज, ओके। तो पीएचडी एडमिशन के लिए इस एग्जामिनेशन का उपयोग होता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो ये एग्जामिनेशन क्रैक करना, और इस एग्जामिनेशन में तो एक क्वालिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन, ओके। इसमें भी 3, सो जो कट ऑफ लिस्ट आती है 3 आती है, ओके, कि आपने कितने, थोड़े से कम मार्क्स है पीएचडी एडमिशन, थोड़े उससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके आए तो नेट क्वालिफाई हो गया, उससे और अच्छे मार्क्स आए तो जीआरएफ क्वालिफाई हो गया। अब इसका मतलब क्या है? नेट क्वालिफाई मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाइड हैं कि देश में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी तो आप अपना पर्चा भर सकते हैं और आप प्रोफेसर बनने के दावेदारी पेश कर सकते हैं कि मैं नेट क्वालिफाइड हूं और मेरे पास ये सारे मैंने काम किए हैं। इंटरव्यू दीजिए, जो भी है आपने रिसर्च किया है, जो भी है उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा और अगर अच्छा रहा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। सो अगेन दिस इज द फर्स्ट नेसेसरी स्टेप, ओके। ये चॉइस नहीं है। हैविंग अ नेट सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी थिंग फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस कंट्री। इस देश में कहीं भी प्रोफेसर बनना है तो नेट का सर्टिफिकेट आवश्यक है। तो दूसरी बात जो कि मतलब यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाइड है, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाइड है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो इसका सरप्राइज होता है, सरप्राइज नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। रिसर्च फेलोशिप का मतलब होता है कि जब आप पीएचडी में एडमिशन तो ले लेंगे, ठीक है, बट पीएचडी भी 5 साल का एक कार्यकाल है। अब इसमें 5 सालों तक पैसा कौन देगा आपको? क्या घर वाले उस उम्र में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे? तब आता है जीआरएफ, ओके। सो अगर इसी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपने बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए, सबके अलग अलग कट ऑफ आते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ है कि इतने परसेंटेज के हिसाब से, तो बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आप क्वालिफाई करते हैं जीआरएफ। इट मींस कि वंस तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, जैसे ही पीएचडी में एडमिशन लिया, ओके, यू हैव टेकन द एडमिशन इन पीएचडी, यू विल स्टार्ट गेटिंग द मंथली स्टाइपेंड। आपको हर महीने
40 से 45 हजार तक मिलता है, ठीक है। 40 to 45K, दिस इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और इसलिए इसका इतना बोलबाला है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया यूजीसी नेट के 3 एस्पेक्ट, पीएचडी एडमिशन के लिए उपयोगी है, पीएचडी एडमिशन के लिए, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ स्कॉलरशिप जो कि जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और बाद में 2 साल के बाद ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी हो जाती है, जिसमें और पैसा बढ़ जाता है। तो अच्छा खासा एक मोटी कमाई। अगेन आज के अगेन ये 5 सालों तक जब तक आपका पीएचडी चलेगा, अगेन ये स्टार्ट पहले से नहीं मिलेगा कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो गया, नहीं, जेआरएफ के बाद पीएचडी एडमिशन लेना जरूरी है। ये नहीं कि जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया सरकार पैसा दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन, और वो जेआरएफ अवार्ड लेटर आप लेके जाएंगे, 3 साल के भीतर कभी भी एडमिशन लीजिए और आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी पीएचडी की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि अब आपने समझते हैं कि इस एग्जाम की उपयोगिता क्या है। अब इसको कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एमए पास या फिर एमए अपीयरिंग, कि एमए आपका कंप्लीट हो चुका है, आप एमए में उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर एमए चल रहा है। अगर उत्तीर्ण हुए तो कम से कम 55% मार्क्स, और दूसरी कैटेगरी के लिए जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 50% चल जाएगा, ठीक है। तो 5% की छूट यहां पे अन्य कैटेगरीज को, जो आपकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज को 50%, मतलब अगर एमए कंप्लीट होगा चुका है तो 55% या फिर 50%। आपकी कैटेगरी गैप से जनरल है तो 55 एंड अदर कैटेगरी से तो 50%, ओके। अपीयरिंग में है तो वहां पे परसेंटेज की बात नहीं आएगी, बिकॉज आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें ऑप्शन आता है कि अपीयरिंग, ओके। सो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में, तो भरने को सब कोई फॉर्म भर सकता है, बट आपको डिटेल थोड़ी गलत डालनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, नियम वैसे ये है कि वो जो फाइनल सेमेस्टर में जो लोग हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उनको एप्लीकेशन में ऑप्शन आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, भरने को भर दीजिए, लिख दीजिए कि हाँ पासिंग ईयर, बस आपको इतना लिखना पड़ेगा कि हाँ पासिंग ईयर, जिस भी साल एग्जाम है उसी को पासिंग ईयर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो 2 साल तक उसमें एलिजिबिलिटी रहती है कि 2 साल के भीतर आप कभी भी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल रहेगा लाइफ टाइम। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैं चीज बताना भूल गया, यहाँ जो नेट है वो लाइफ टाइम एलिजिबल रहता है। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जिंदगी भर के लिए कहीं भी प्रोफेसर, उसको बार बार देने की आवश्यकता नहीं। बट हाँ, जेआरएफ जो है 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 साल के अंदर कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना है और तभी इसकी स्कॉलरशिप, अगर वो 3 साल खत्म हो गए तो फिर से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पीएचडी वाला 1 साल तक, हाँ, ये इसकी एलिजिबिलिटी, ये जो स्कोर है ये 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर वो स्कोर कार्ड ले आके आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मांग सकते हैं उस स्कोर कार्ड पे, ठीक है। हर साल आपको नया स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है। इसका 1 साल वैलिडिटी, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी, और इसकी वैलिडिटी जो है 3 इयर्स होती है, 3 साल, ठीक है। तो जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया 3 साल के अंदर आपको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना है, नेट क्वालिफाई किया तो लाइफ टाइम कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं, और पीएचडी एडमिशन मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है वो पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल, और फिर अगले साल आपको पीएचडी आप नहीं एडमिशन ले पाए तो फिर आपको फिर से नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और फिर वो नया जो स्कोर कार्ड देगा उसके बेसिस पर आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, उसके अलावा जो 4 साल बैचलर्स वाले हैं या फिर 8 सेमेस्टर वाले, बेसिकली 4 ईयर बैचलर्स वाले हैं जिन्होंने 4 साल ग्रेजुएशन किया है, वो बेसिकली 75% उनके लिए चाहिए, ठीक है। उनके लिए न्यूनतम 75% है, और उसके बाद कैटेगरी वाइज एग्जाम्पशन में मिल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन, ओके। क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए, एमए कर लिया हो या फिर कर रहे हो, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 55%, 50%, ठीक है। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन वाले हैं, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया, वो भी कर सकते हैं बिना एमए के भी, और उसके लिए 75% लगेगा, बट ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है एज लिमिट। अब एज लिमिट का क्या खेल है भाई, कौन भर सकता है, क्या एज है, तो जेआरएफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बताई आपको, इसमें इन 2 में कोई एज लिमिट नहीं, यहां एज लिमिट है बस, ओके। सो एज लिमिट, बिकॉज यहां पैसे की बात है, ओके, सीधी सी बात है, पैसा है तो भाई एज लिमिट आ जाएगी, बाकी यहां पे कोई एज लिमिट नहीं। सो जेआरएफ 30 ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 30 इयर्स, और बाकी सारी कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, और साथ साथ महिलाओं के लिए भी, ओके, और इवन द वुमेन, इन सब के लिए 5 साल का रिलेक्शन मींस 35 ईयर, ओके। तो जो महिलाएं हैं उनको 35 साल, महिलाएं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 35 साल तक की, अगर आप 35 साल तक है तब तक आप अप्लाई, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फॉर द फॉर्म, ओके, देखिए इसमें होता क्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं
तो टिक करने का ऑप्शन आता है कि आई एम अप्लाइंग फॉर जीआरएफ। अगर आपने जीआरएफ के अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली आप तीनों के लिए अप्लाई हो गए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और नेट के लिए भी। अगर आपकी एज ऑलरेडी 35 से ऊपर है और आप इस कैटेगरी के बाहर है, सॉरी है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो टिक ही नहीं होगा। जो फॉर्म में अप्लाई करेंगे टिक करेंगे तो टिक नहीं करेगा अपने। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी उम्र जो है 30 से 1 महीना ज्यादा हो गई, और वो भी जो ईयर उम्र होती है, हाँ एक चीज कंफ्यूजन आता है कि उम्र कब से कैलकुलेट होती है, तो उम्र कैलकुलेट होती है जिस महीने एग्जामिनेशन है। मान लीजिए जून में एग्जाम हुआ, ठीक है, जून 2025 में एग्जामिनेशन हुआ, तो 1 जून के हिसाब से वो डेट कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 जून को आपकी एज क्या थी, कि मैं अपनी 30 साल की एज कब तक काउंट करूं। तो सवाल का जवाब है जिस महीने एग्जाम, मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम दिसंबर महीने में हो रहा है, दिसंबर 2025 में, तो 1 दिसंबर को आपकी एज क्या है उसके हिसाब से आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी। 30 है कि 35 है उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो जनरल कैटेगरी मतलब सीधी बात है, पुरुष मेल के लिए 30 साल जनरल, और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए जो है आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेट में कोई लिमिट नहीं और पीएचडी में भी कोई लिमिट नहीं, आराम से जब तक देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करते हैं ना। डिफरेंस भी है जो मैंने बता दिया कि भाई जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ पीएचडी करते टाइम, नेट क्वालिफिकेशन इज फॉर वैकेंसी लाइफ टाइम है, जीवन भर के लिए, अदर स्कॉलरशिप ऑल्सो। अच्छा, इसमें अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता और आप बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स से बिल्कुल नजदीक थे, तो आपको दूसरे फायदे हैं, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर द ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर द एससी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर द पीडब्ल्यूडी। ओके, तो थोड़े से कम, जेआरएफ से थोड़े से कम अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं, अगेन ये एसटी के लिए नहीं है, ठीक है, ओबीसी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी, एसटी में नहीं है, तो ये 3 छात्रवृत्तियां मिलती है कि थोड़े से कम, जेआरएफ से 1-2 मार्क्स कम में, मतलब जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन में बच्चे बच गए तो उनका भी नुकसान नहीं होगा, उनको भी ये 3 अलग छात्रवृत्तियां जो कि यूजीसी नहीं देता है, ये अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से दी जाती है, ठीक है, तो वहां से ये आपको, और इसमें भी स्कॉलरशिप उतनी ही मिलती है जितनी जेआरएफ की स्कॉलरशिप, सो इट्स आल्सो गुड चॉइस। ओके, सो अगर जेआरएफ में नंबर नहीं लगा तो अदर कैटेगरीज के लिए ये एक ऑप्शन रहता है कि चलो यहां से शायद अगर 2-4 मार्क्स में आप हैं, अच्छे मार्क्स आपके आए हैं और थोड़ा बहुत आस, तो उस लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है और वहां पे भी सेम स्कॉलरशिप। ओके, इट इज सेम एग्जैक्टली जो ऊपर वाली स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए ये स्कोर जो है आपके पीएचडी एडमिशन के लिए भी रिक्वायर्ड होगा था। अच्छा, ये सब तो हो गया बेसिक बेसिक चीजें। अब जरा एग्जाम पैटर्न वगैरह बाकी सारी चीजें बता देता हूं, और जाके हाँ जिनको तैयारी करनी है, बिकॉज ये भी मन में सर आप इतना सब कुछ बता रहे हो कि ये कैसे एग्जाम वगैरह, बट एडमिशन तैयारी कैसे करेंगे, तो एडमिशन के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे फाउंडेशन बैचेस है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जुड़ जाइएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, आपको दिसंबर के लिए अपना एडमिशन वगैरह मिल जाएगा। जब भी आप वीडियो देखें, जब भी एडमिशन लेना चाहे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें नंबर भी, अगेन ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, तो उस नंबर पे भी कॉल करेंगे तो टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा भाई, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे इसमें से, और टोटल मार्क्स 300, हर सवाल के 2 मार्क्स, और नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो तुक्का भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग तो तुक्का लगा के ही बन जाते हैं, बट ठीक है, तुक्का लगाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। सो पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके, सो एग्जाम जो है 2 हिस्सों में बटा है। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड का, ओके, पेपर 1 क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हायर एजुकेशन, ऐसे करके टोटल 10 यूनिट है इसमें, टोटल 10 यूनिट जो है, अच्छा खासा सिलेबस होता है, बहुत कठिन होता है, ठीक है, 10 यूनिट्स आर देयर इन दिस, ओके। और सिमिलरली आपका पेपर 2 जो भी आपने मास्टर्स में रहा है, अब पेपर 2 में क्या रहेगा, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस किया है तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री किया है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी किया है तो ज्योग्राफी, कॉमर्स किया है तो कॉमर्स, मतलब एमए जिस सब्जेक्ट से किया है वही आपका पेपर 2 रहेगा, ठीक है। तो आपका जो एमए का सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर 2, उसके 100 सवाल रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। अगेन देयर आर यूनिट, हर यूनिट का सिलेबस है, अब ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, सिलेबस है। तो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल होंगे जो सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है, तो टोटल 3 घंटे का पेपर, 180 मिनट, 150 सवाल, ठीक है, 150 क्वेश्चन और 180 मिनट। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, अगर जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट भी मिल गया आपको, पीएचडी का भी। अगर आपने जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए तो कम से कम ये 2 तो मिलेंगे आपको, और अगर ये दोनों नहीं मिल पाए तो ये तो मिल ही जाता अधिकतर लोगों को, ओके। सो ये 3 लेवल है, 3 अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपके जितने मार्क्स है उसके हिसाब से। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल 3 थिंग्स, ओके। पीएचडी एडमिशन में भी स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हो, जेआरएफ का
अवार्ड बेसिकली वो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी वैकेंसी निकलेगी। अगर जीआरएफ नहीं हो तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग डिवीजन है। ओके नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आपका आता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। ओके ये सारी चीजें समझ ली कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। अब बात आती है तैयारी कैसे करनी। तैयारी में सबसे पहला, अगर हम समुद्र में कूद रहे हैं तो समुद्र की गहराई पता होनी चाहिए। यूरिसिनेट एक समुद्र है, ठीक है, बहुत खतरनाक सिलेबस है। सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस अगर आप देखना चाहें तो सिलेबस के लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता देता हूं कैसे मिलेगा सिलेबस। आप सिंपली जाके सर्च कीजिए यूजीसी नेट सिलेबस, बस ये लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर देखिए क्या है, यूजीसी नेट ऑनलाइन, बस इस पे क्लिक कीजिए। ये लीजिए सिलेबस खुल गया अपने अपने सब्जेक्ट का। सबसे पहले जनरल सिलेबस, जनरल अकेन, ठीक है, ये लेटेस्ट सिलेबस है, 2019 से ये एप्लीकेबल है, जब से अभी यही सिलेबस चल रहा है। अब नया जब भी आएगा तो पता चलेगा, अभी यही सिलेबस चलता है। पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है सबके आपने सिलेबस निकालिए, डाउनलोड कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आखिरी वाले पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में फटाफट मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहले तो लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को एनालाइज अच्छे से करना है। उसके बाद सिलेबस कवरेज में आपको एग्जाम ओरिएंटेशन रखना है, ठीक है। यहाँ पे जितना ज्यादा पेपर को देखेंगे पिछले 5 साल के, उतना ज्यादा समझ आया कि व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग, हाउ ही इज, बिकॉज सिलेबस तो स्टैंडर्ड है बट उसमें सिलेबस में खेला कैसे हो रहा है, हाउ एग्जामिनर इज ट्राइंग द ट्रिक्स एंड मेकिंग द क्वेश्चन, तो वो आपको वहीं समझ में आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाते जाना जब भी कुछ पढ़े, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो इट नीड रिवीजन। ओके, एक प्रतिस्पर्धा वाला एग्जाम है तो इसमें आपको रिवीजन चाहिए पड़ेगा। रिवीजन करना है मतलब रेगुलरली बार बार प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आपको शॉर्ट नोट चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सके एंड यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन द प्रिपरेशन। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू मेंटेन। बाकी क्लासेस में जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर यूरिसिनेट प्रिपरेशन। बाकी आप आगे गाइडेंस आपको लगातार मिलते रहेगा। सो आई होप कि इस वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होंगी रिगार्डिंग योर यूरिसिनेट एग्जामिनेशन की, क्या होता है, कैसे कैसे क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज है, उस पर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को जो है अपने भविष्य का जो एकेडमिक करियर बनाने का जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी जानकारी मिले इस एग्जामिनेशन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई और डाउट आप लोगों के मन में है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन और एनी अदर डाउट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।